हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे थे घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 36। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए 2 पार्ट में ये कंप्लीट होगा। अभी हम करेंगे पार्ट 1। ठीक है गाइस, जो हमारा चैप्टर है वो है चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो सिलेबस है वो। चलिए, दोनों साइड आप देखते हुए चलेगा गाइज। हमने जो है ना चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और अभी हम जो पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 36 पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो इस देखिए हम लोग यहाँ पहुँच गए। थोड़े दिन और ये हो जाएगी बुक कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है गाइज, आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, आप लोग का अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, एंड शेयर जरूर करेगा। चलिए, फिर हम लोग क्या करते हैं ना, फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइस। कुछ नोट्स पढ़ेंगे पहले, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करके इस चैप्टर को कर देंगे ख़त्म। तो हम बात करेंगे यहाँ पे चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की। चलिए, नोट्स करते हैं कंप्लीट गाइस। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है संविधान के भाग 15। तो हमारे पास संविधान में टोटल कितने भाग है, कितने पार्ट्स हैं? 22। ठीक है, तो हम 22 में से जो भाग 15 है उसकी हम यहाँ पे बात करें। तो जो भाग 15 है उसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक क्या है, निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से संबंधित जो है प्रावधान उल्लिखित है। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, भाग याद रखिएगा गाइस 15। ठीक है, बाकी इतना अभी नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप जो है भाग 15 याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 324। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 324 के तहत क्या है, एक निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। तो आपको अभी तक में क्या याद रखना है, भाग 15 और आर्टिकल 324 में आपके पास क्या है, निर्वाचन आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ये एक क्या है, स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। मतलब स्वतंत्र का मतलब इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी का दबाव नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या है, स्थायी है। ठीक है, यानी कि ये आपका बनता चला जाएगा हर मतलब एक समाप्त होने पे दूसरा बन जाएगा, फिर उसके बाद ना लगातार बनेगा। अस्थाई में क्या होता है, कैसे टाइम के बाद उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सदस्य बदलते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ये क्या है, स्थायी भी है और क्या है, स्वतंत्र भी है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई दबाव नहीं। ठीक है, अब इसने कहा ये जो आयोग है यानी कि निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए क्या है, निर्वाचक नामावली तैयार कराने। देखिए, अब ये किस किस के लिए इन्वॉल्व है। एक तो ये संसद में लाइक क्या होता है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें देखिए संसद, फिर राज्य विधानमंडल में क्या होता है, इस विधानसभा होती है, कहीं कहीं विधान परिषद भी होती है, और आपका क्या होता है, एक राज्यपाल होता है। फिर यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो पद हैं, मतलब अभी हमने संसद, विधान मंडल, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए इन लोगों का जब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्शन होता था, तो उसके लिए जो निर्वाचक नामावली जो होती है वो तैयार करता है कौन, निर्वाचन आयोग। ठीक है, और इन निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि निर्वाचन आयोग क्या करता है, निर्वाचन नामावली को तैयार करने का काम करता है, और जो निर्वाचन का संचालन है, निर्वाचन के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन एंड नियंत्रण के लिए भी यही जिम्मेदार होता है कौन, निर्वाचन आयोग। ठीक है, ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है आर्टिकल 324(2), ठीक है, के अनुसार निर्वाचन आयोग। ओके, तो आर्टिकल 324, अभी हमने आर्टिकल 324 में ही देखा था निर्वाचन आयोग, तो वही है 324 का सेकंड पार्ट है, सब पार्ट 2। तो इसमें है निर्वाचन आयोग। तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त से जितने समय समय पर जो है राष्ट्रपति नियत करे, मिलकर बना होता है। यानी इसने कहा कि जो निर्वाचन आयोग है इसमें कौन कौन होता है, एक होता है आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, प्लस क्या होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब ये चेंज होते जाते हैं, ठीक है, होते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक है या दो है या तीन है, उतने हो सकते हैं जितना राष्ट्रपति को लगता है, वो अगर राष्ट्रपति चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो रहेगा ही, उसके बाद अन्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, कि जो इनकी नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है गाइस, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है 15 अक्टूबर, क्या है, 15 अक्टूबर 1989 तक क्या है, निर्वाचन आयोग। अब देखिए कि इसमें सदस्यों की संख्या बता रहे कौन कौन थे, कितने थे। तो इसने कहा
15 अक्टूबर 1989। तो 15 अक्टूबर अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, आप 1989 जरूर याद रखिएगा। तो इसने कहा 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, ठीक है, जिसमें केवल क्या था आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। मतलब इसने कहा कि यहाँ तक 1989 तक क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा था जिसे हम बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है कि 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई, ठीक है। मतलब इसने कहा 1989 तक मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 15 अक्टूबर तक है। तो उसके बाद क्या होता है, 16 अक्टूबर को 1989 से क्या होता है, एक तो निर्वाचन आयुक्त है प्लस 2 अतिरिक्त जो आपके निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति होने लगी, ठीक है। परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये जो है पद पर रहे, और 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2, मतलब 1990 के बाद ये वापस से 1 हो गया, ठीक है। 1990 आया और 1 हो गया वापस से। फिर उसके बाद 1993 में क्या हुआ, 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, और तब से यह क्या है 3 सदस्यीय हो गया, ठीक है। 1989 तक 1 था, फिर 1989 में ही 1 से क्या कर दिया 1+2 कर दिया गया, जो 1990 तक रहा, ठीक है। और यहाँ पे फिर वापस से 1 हो गया। फिर 1993 में क्या होता है 1+2 हो जाता है वापस, और अभी तक हमारे पास क्या है 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है, यानी कि 1 हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ये हो गया 2 हो गए आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर क्या है प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। अब यहाँ पे एक और आ गया, एक तो आपका था मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर आपका हो गया अन्य निर्वाचन आयुक्त, और अब यहाँ पे लिखा है प्रादेशिक आयुक्त, राइट। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और किसकी सलाह पर करता है, निर्वाचन आयोग की ही सलाह पे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 3 हो गए, एक हो गया मुख्य निर्वाचन आयोग, दूसरा हो गया अन्य निर्वाचन, और तीसरा हो गया आपका प्रादेशिक आयुक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है, यानी कि 1+2। इनके पास समान शक्तियाँ। अब ये नहीं कह सकते इसकी शक्ति अलग है, इसकी शक्ति अलग है, इन दोनों की अलग है, ये सब बराबर हैं, ठीक है। मतलब शक्तियाँ सबके पास बराबर हैं, उनके वेतन, उनके भत्ते, दूसरे अनुलाभ भी क्या है समान है, हर चीज़ समान है इन दोनों की। अब लिखा है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होगा। अब ये वेतन भत्ते जो है लाभ अब ये किसके समतुल्य होगा, किसके बराबर होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यानी कि जज होता है उसके। फिर लिखा है निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो होता है 6 साल का। मतलब ये 6 साल तक अपने पद पे रहेंगे, या तो 6 साल, या आप कह सकते हैं कि जब तक उनकी एज जो है 65 ईयर नहीं हो जाती। तो इसमें से जो भी पहले होगा ना तब तक, ठीक है। 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं पहले तो वो ठीक है, नहीं तो 65 ईयर कंप्लीट कर जाते हैं तो वो ठीक है, तो वही मान लिया जाएगा ये तब तक अपने पद पे रहेंगे। तो निर्वाचन आयुक्तों में गई जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो भी आता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त भी आएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 324(5) के अनुसार क्या है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से या उसी आधार पर हटाया जाता है जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब हम बात करें कि भैया इनको हटाते कैसे हैं, तो इनको हटाने का काम वैसे ही होता है जैसे जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जज को जैसे हटाते हैं ना, उसी तरह से हम अपने जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको भी हटाते हैं। लिखा है किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाता है, ठीक है। तो हमने तीन नाम पढ़े थे, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर होता है अन्य निर्वाचन आयुक्त और तीसरा होता है आपका प्रादेशिक आयुक्त, राइट। अब इसने कहा जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर क्या होता है, अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि जो सेकंड वाला था और प्रादेशिक आयुक्तों को हटाया जाता है, लेकिन हम सिफारिश किससे लेते हैं, आपकी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उससे। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत क्या है चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा और विधान परिषद के लिए जो है संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है, ठीक है। तो एक एक्ट आपको क्या याद रखना है जिसमें आपको सारे निर्वाचन से लेकर मतलब चुनाव से लेकर सारी चीज़ों के बारे में लिखा होता है, वो होता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि
प्रतिनिधित्व मतलब तो इस एक्चुअल में चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो ये जो आपका एक्ट है इसके प्रावधानों के तहत क्या चुनाव की जो अधिसूचना है, ठीक है, तो चुनाव की जो अधिसूचना है वो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल और जो प्रशासक होता है, यूनियन टेरिटरीज में प्रशासक होता है, ये क्या करता है, अधिसूचना जो होती है ना चुनाव की, उसे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसके लिए करता है, जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए, राइट, केंद्र में, और जो आपका राज्यपाल है वो विधानसभा विधान परिषद के लिए, ठीक है, राज्यों की विधानसभा विधान परिषद, और प्रशासक वही यूनियन टेरिटरीज के जो है विधानसभा या विधान परिषद के लिए करता है, ठीक है। जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधी विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब लिखा आर्टिकल 326 यानी कि 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। तो गाइस यहाँ पे ये आर्टिकल हो गया इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने आर्टिकल 324 पढ़ा, राइट, जो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड था। देखिए बार बार कौन सा आ रहा था, 324 आ रहा था, ठीक है। आगे भी देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 324, ठीक है। तो ये भी देखिए आपका 324। अब हम बात करेंगे 326 की। क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस ये, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं वयस्क मताधिकार की, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कहीं एक्सप्लेन नहीं करा, हम समझाते हैं आपको कि अगर आप 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हैं तो आप वोट देने जा सकते हैं। तो ये वयस्क मताधिकार है। कौन सा आर्टिकल, ये आर्टिकल हो जाता है इंपॉर्टेंट, आर्टिकल है 326 यानी कि अनुच्छेद 326 के तहत ये है। अब भारत में मत देने का अधिकार एक क्या है, वैधानिक अधिकार है, ये एक क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है कि मत देने का अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कौन सा अधिकार है, तो आपका कौन सा अधिकार है, आपको क्या याद रखना है, वैधानिक अधिकार है। चलिए फिर आता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, मतलब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत भारत में मताधिकार और क्या है, निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। यानी कि हमें क्या अधिकार मिला हुआ है इस एक्ट के थ्रू गाइस, कि आपको मत देने का अधिकार है, यानी कि वोट देने का राइट है, यानी अधिकार है। दूसरा, निर्वाचित होने का भी अधिकार है, यानी कि आप जो है किसी क्षेत्र से खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये दोनों अधिकार आपको मिले हुए हैं। और किस कानून के तहत मिले हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मिले हैं, यानी कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के थ्रू आपको ये दो अधिकार यानी कि राइट्स मिले हुए हैं, वोट देने का भी और निर्वाचित होने का भी, मतलब आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लिखा है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को, चलिए अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा नहीं। कौन सा ये एक्ट, मतलब कौन सा संशोधन अधिनियम है, तो ये है 61, ये याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी भूलिए ये नहीं भूलिएगा, ठीक है। और 1988, राइट, यानी कि 61 और 1988 बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे संशोधन हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि जो मताधिकार है उसकी आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। यानी कि इससे पहले क्या था कि जो बंदा 21 है या 21 प्लस है वही वोट दे सकता था, लेकिन इस एक्ट मतलब इस संशोधन के बाद क्या हुआ ना कि 21 को हटा के कर दिया गया 18 साल। यानी कि अब 18 साल का जो व्यक्ति है वो वोट दे सकता है, 18 साल और 18 साल से ज़्यादा वाला, ठीक है। अब देखिए ये प्रभावी कब से हुआ, मतलब ये लागू कब से होने लगा, ये हुआ है 28 मार्च 1989। तो गाइस जो एक्ट है वो 1988 लिखा है उसमें, राइट, लेकिन वैसे अगर हम बात करें प्रभावी होता है 1989 में, अगले ही साल, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन सा संशोधन था आपका, 61वां संशोधन था। 1988 का एक्ट है लेकिन 1989 में ये लागू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है देखिए अभी तक हमने किसकी बात करी, संसद की बात करी, फिर हमने विधान मंडल की बात करी, ठीक है, फिर हमने प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करी, फिर हमने उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करी। तो ये सारा कौन कर रहा था, निर्वाचन आयोग, राइट, केंद्र स्तर पर चल रहे हैं ये सारी कहानियाँ, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे मतलब जो स्थानीय निकाय हैं। स्थानीय निकाय क्या होते हैं,
जैसे कि पंचायत होती है आपकी या फिर नगर पालिका होती है, तो उनका चुनाव कौन करवाता है? क्या उनका चुनाव भी निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है, यानी कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो करवाता है? नहीं, अब ये करवाता है राज्य का निर्वाचन आयोग, यानी कि राज्य का इलेक्शन कमीशन अलग से होता है जो पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन करवाता है। ठीक है, जो हमने अभी भारत का निर्वाचन आयोग देखा वो संसद के करवाता है, विधानमंडल के करवाता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के करवाता था। ठीक है, तो ये 4 याद रखिएगा। अब देखिए, जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, अब इसके आर्टिकल देख लीजिए। आर्टिकल लिखा है 243 के और 243 ZA के तहत करवाया जाता है। ठीक है, ये 2 आर्टिकल्स हैं, ज़्यादा तो टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ से लग रहे हैं देखने में, बट आप इसको 4 बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। 243 के और 243 ZA याद रखिएगा। फिर लिखा है परिसीमन आयोग का गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसका कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना होता है। परिसीमन आयोग याद रखिएगा, परिसीमन आयोग। अब क्या होता है गाइस परिसीमन आयोग? अब इसका काम क्या है? देखिए, जनगणना हो गई, सपोज 2011 में जनगणना हुई, अब इसका काम क्या है? सपोज ये है यूपी, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है। अब ये क्षेत्र को डिवाइड कर देगा कि भैया यूपी में 80 क्षेत्र हैं और हर क्षेत्र से एक बंदा खड़ा होता है, तो हमने कहा भैया नहीं, चलिए एक बंदा खड़ा होता है, हमने कहा जो लोकसभा में सीट्स आएंगी वो 80 आ जाएंगी यूपी से। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? आपका परिसीमन आयोग करता है, हर जनगणना के बाद करता है। अब देखिए, हर जनगणना के बाद तो अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ हुआ है बीच बीच में। ठीक है, हम बहुत पुरानी जनगणना पे चल रहे हैं अभी तक। देखिए यहाँ पे लिखा है अब तक 5 बार, देखिए अब यहाँ तक क्या लिखा है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। भाई 5 ही बार क्यों किया गया है? जनगणना के अभी तक से 5 बार हुई है 1951 से या 52 से, तो वैसे कितनी सारी बार हो गई है? ठीक है, 5 से तो ज़्यादा बार हो गई है, हर 10 साल पे हो जाती है। तो हर 5 बार कब? देखिए, एक तो 1952, 1963, 1973, 2002, ऑलमोस्ट 10-10 साल पे हैं। ठीक है, तो 1952, 63, 73, 2002 और 2020, बीच वाला एक गायब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी गायब हो गया, 83 नहीं लिखा है, 93 नहीं लिखा है, देखिए 83 नहीं लिखा है, 93 नहीं लिखा है, 2002 लिख दिया, फिर 2012 वाला या 2011 वाला नहीं लिखा है। ठीक है, यानी कि 3 तो यहाँ पे इसने गायब ही कर दिए, हर 10 साल पे होता है। ठीक है, अब देखिए आपके लिए नवीनतम परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश कौन है? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 6 मार्च 2020 को। क्या आया है? परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, नवीनतम परिसीमन आयोग। ठीक है, अध्यक्षता जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हैं, आपकी पूर्व न्यायाधीश जिनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई, इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया है? गठित किया गया है। ठीक है, अब लिखा है जिसे मूलतः जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और 4 उत्तर पूर्वी राज्यों यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया है। तो देखते हैं फिर से। तो गाइस, एक तो जम्मू कश्मीर, किस किस का परिसीमन करने का कार्य सौंपा गया है इसको? जम्मू कश्मीर। दूसरा, जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो कुछ इस तरह से आप बनाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आप जा रहे हैं तो यहाँ पे पड़ता है, बीच में असम है ये वाला, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, उसके नीचे आपके पास नागालैंड है, उसके बाद आपका है मणिपुर, राइट। तो इतनों का और जम्मू कश्मीर का, ठीक है, और हाँ इतने का जो है आपको इतनी विधानसभाएं हो गई और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का कार्य सौंपा गया है। फिर लिखा है तथापि मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्य अवधि को 1 वर्ष का विस्तार देने के साथ इसके दायरे में उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा लिया गया है। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो जहाँ पे भी प्रथम महिला आ जाए वो वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वो आपकी कौन है? VS रमा देवी। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखिएगा, इसे मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रथम भी है और महिला, मतलब प्रथम महिला पे तो वैसे भी जोड़ दिया जाता है। जो गाइज यहाँ पे जो है हमारे नोट्स वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अभी हम क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को करेंगे एंड।
तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। सिर्फ एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद। तो गाइस हमने अभी तक कौन सा अनुच्छेद देखा है, हमने कहा कुछ ही अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, सारे याद नहीं रखने। जैसे आपने एक ये वाला याद रखना है, एक 326 याद रखना था मताधिकार वाला। ठीक है, उसके बाद आपका पंचायत और नगर पालिका वाला याद रखिए, बाकी आप भूल जाइए। देखिए क्या लिखा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल और क्या है आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए जो है आपका निर्वाचक नामावली तैयार करना और इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सारा क्या है आपका पुराना जो हम नोट्स में पढ़ के आए हैं सेम है। ठीक है, इसे आपको बार बार इस व्याख्या को पढ़ के अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। फिर वही क्वेश्चन आ गया इस आर्टिकल 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें जो है निर्वाचन आयोग का जो है प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका सेम, जो क्वेश्चन सेम हो रहे हैं ना उस पर लिख दिया करिए कि इस क्वेश्चन को पढ़ के भी अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा। हमने कहा था इन सबको मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गया या फिर प्रादेशिक जो आयुक्त हो गए, इन सबको कौन जो है आपका नियुक्त करता है गाइस, हर एक को कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल भी वही है 324 है 324(2) क्या लिखा है कि जो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन। अच्छा, विधि किसने बनाई, संसद ने बनाई है, और इसके अधीन कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति। किसके द्वारा की जाती है, आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए लिखा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए चलिए विचार करते हैं। लिखा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है, परंतु जो इनके वेतन जो है असमान है। गलत है गाइस, इनके वेतन भी समान है, अधिकार भी शक्तियां भी समान है। ठीक है, तो देखिए ये तो गलत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। देखिए वैसे तो सही बात है कि इनको उतना ही वेतन मिलता है जितना आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, उनके समतुल्य ही होता है, बराबर ही होता है। चलिए, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके या कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। देखिए हाँ बिल्कुल सही है कि इसको अगर आपको हटाना है तो आप बिल्कुल वैसे ही हटाएंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना होता है। अब लिखा है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से जो है 5 वर्ष और जो है 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने, यानी कि जो भी पहले हो उसमें। तो गाइस ये देखो 5 वर्ष तो नहीं है, यहाँ पे है 6 साल, और यहाँ पे 62 ना होके कितना है 65 ईयर्स है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए फोर्थ तो आपका गलत हो गया, आप समझ जाइए। ठीक है, ये दोनों तो आंसर होंगे ही नहीं आपके। अच्छा हाँ, थर्ड सही है, तो थर्ड यहाँ नहीं है, तो आपका आंसर सिंपल है, हो सकता है यही वाला हो। हमने यहाँ क्या पढ़ा, वेतन भत्ते जो है उतने ही होंगे जितने आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हैं, बिल्कुल ठीक है ये वाला। थर्ड वाला भी सही है, हटाने का तरीका वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। ठीक है, पहला वाला क्यों गलत है, क्यों इसने कहा वेतन असमान रहते हैं। नहीं गाइस, वेतन भी समान रहते हैं, किसके, दोनों के, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, अन्य निर्वाचन आयुक्त के। तो पहला गलत, चौथा गलत, दूसरा और तीसरा सही है, तो यही हमारा आंसर है, दूसरा और तीसरा सही है। चलिए देखिए क्या लिखा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार वेतन भत्ते आदि समान होते हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। अब इसने कहा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उन्हें 6 वर्ष तक या फिर 65 ईयर तक अपने पद पर बना रहना होता है, जो भी पहले हो जाए। तो फिर लिखा है उन्हें किसी उसी रीति से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो वेरी सिंपल, इसमें भी कुछ आपके पास नया नहीं है। लिखा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है, 5 साल नहीं 6 साल होती है इस। तो देखें कहाँ लिखा, हाँ या तो 6 साल होगी या फिर वो 65 साल का हो जाए, जो भी पहले हो जाए उस उतनी ही होती है। तो ये भी देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, इसमें भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन पढ़ के। अब लिखा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद जो है समकक्ष होता है, किसके समकक्ष होता है। देखिए यहाँ पे आपके पास नहीं है ऑप्शन, किसके समकक्ष होता है ये देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त, नियम 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य जो आपके
निर्वाचन आयुक्त है को सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके समान वेतन भत्ते प्रदान किए जाते हैं तथा संविधान के आर्टिकल 224(5) के परंतु के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति या उसी आधार पर हटाया जाता है जिस रीति या आधार से हम किसको हटाते हैं, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाते हैं। अभी तक कुछ भी नया नहीं था, तो अब लिखा है, देखिए यहाँ पे कुछ नया आ गया। देखिए यहाँ से लिखा है वरीयता क्रम की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान क्या होता है, 9वां होता है। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9A पर आते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है और लोकसभा के जो अध्यक्ष है का वरीयता क्रम में जो स्थान होता है वो 6ठा होता है। ओके, तो ऐसे नई नई बातें आ रही हैं। हमने बस इसमें ये कहा कि जो वरीयता क्रम होता है ना, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसका 9th होता है और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उसका 9A होता है, राइट। अब सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें और जो स्पीकर होता है लोकसभा का, ठीक है, अगर हम स्पीकर और आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उनका जो क्रम होता है वो होता है 6th। फिर लिखा है राज्यों के राज्यपाल 4थे स्थान पर और राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष है 14वें स्थान पर होते हैं। तो इस प्रकार जो है स्पष्ट है कि जो आपका विकल्प में चले तो बस ये यही लिखा है गाइस, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं। और उनका तरीका क्या होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 नहीं, हाँ देखिए, तो इसने कहा इनको पहले तो हटाया जाता है, यानी कि किसके द्वारा हटाया जाता है, तो गाइस राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा इसने लिखा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित जो है कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। तो ये वही चीज़ है ना गाइस, जैसे कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये हो गया प्रोसेस, कुछ प्रोसेस है, यानी कि ये स्टेप यूज़ होता है। ठीक है, और हटाता भी कौन है, आपका राष्ट्रपति। इसलिए इसका आंसर दोनों ही है। ठीक है, मिक्स कर दिया जाए तो दोनों ही है। आइए समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं तरीके से पद से हटाया जा सकता है जैसे कि आर्टिकल 1244 मतलब 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए वर्णित है। अब चलिए समझते हैं कैसे हटाया जाता है। उन्हें कारण क्या है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। ठीक है, और कैसे हटाया जाता है, संसद के जो प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, जितनी भी उनकी सदस्य संख्या है उसका बहुमत, और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन उसी सत्र में समावेदन, ठीक है, और उसी सत्र में राष्ट्रपति के समकक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि 2/3 बहुमत राष्ट्रपति ही हटाएगा। ठीक है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का हमने क्या देखा, जैसे संसद का कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटता है वैसा। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उसमें हम सलाह किसकी लेते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति हटा देता है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है संसद और राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां और स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। संसद और विधान मंडल के जो चुनाव करवाने की जो भी है शक्ति किसको दी गई है, निर्वाचन आयोग को दी गई है। ठीक है, दूसरा लिखा है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। अच्छा, तो गाइस कार्यपालिका नहीं, विधायिका करती है। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सिंपल है आपका। अच्छा, एक बार देखते हैं कार्यपालिका के पास होता है। कार्यपालिका का मतलब गाइस यहाँ पे है आपका प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो सही है, प्रेसिडेंट के पास ही होता है। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही सही है, लेकिन क्या है कि आर सही स्पष्टीकरण नहीं है किसका, ए का। लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद और विधानमंडलों के निर्वाचन तथा निष्पक्ष चुनाव हेतु एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है। पहला सही, यानी कि इनके जो निर्वाचन है ये तब निष्पक्ष स्वतंत्र कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद उसी रीति से हटा सकती है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका को है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति आदि
राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग कर हटा सकता है। ठीक है गाइस, कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति किसका हो गया? कार्यपालिका का होता है। तो स्पष्ट है कि जो है आपका कारण आर भी सत्य है और इसी आधार पर कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। अब लिखा है वस्तुतः प्रश्न में भाषा और विश्लेषण के कारण भ्रम भी है। मतलब भ्रम क्या हो रहा है यहाँ पे? निर्वाचन आयुक्तों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त सभी को शामिल किया जाए, तब जो है आर हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि तब कौन कर रहा है? विधायिका कर रही है सारा काम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर आप सही से इसको समझें तो क्वेश्चन को ना स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा गया है। फिर दूसरा लिखा है अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त में निहित है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार संसद में निहित है। अर्थात यह जो है निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार भी अप्रत्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से संसद और जो है विधायिका में ही निहित है। ठीक है, किसमें? संसद या विधायिका में ही निहित है, क्योंकि देखिए बहुमत तो चाहिए आपको, और संसद में तो देखिए आपका कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और क्या नाम है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत मतलब पदच्युत किया जा सकता है। कैसे? उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है वैसे ही। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, पार्ट 2 में लाएंगे। अगर आपको इतना अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। कोई कमी हो तो गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिएगा।